नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कैबिनेट ने कच्चे जूट के एमएसपी को दी मंजूरी, 6% बढ़ाकर किया 5,650 रुपये प्रति क्विंटल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2021-24 की उपलब्धियों की भी दी गई जानकारी। अमेरिका के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, एक मजबूत विश्वास की नींव पर खड़े हैं दोनों देशों के संबंध। भारत को शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रखने के लिए उत्सुक था ट्रंप प्रशासन। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान, घुसपैठियों की पहचान के लिए एसआईटी गठित, दस्तावेजों की छानबीन शुरू। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। शामली मुठभेड़ में घायल एसटीएफ इंस्पेक्टर की इलाज के दौरान मौत, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की घोषणा। भारत ने पहले टी20 में इंग्लैंड को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। अभिषेक शर्मा ने 79 रन की खेली तूफानी पारी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मोदी सरकार ने देश के जूट किसानों को आज बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने रॉ जूट के लिए एमएसपी 6% बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2021-24 के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को मंजूरी दी है, जिसके तहत देश के स्वास्थ्य ढांचे में न सिर्फ बड़ा परिवर्तन आया है, बल्कि आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं। क्या है इन फैसलों में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार का दिन जूट किसानों के लिए राहत लेकर आया। मोदी सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए रॉ जूट के लिए एमएसपी 6% बढ़ा दी है। जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 315 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लागत से कम 50% अधिक एमएसपी देने की नीति को आगे बढ़ाते हुए जूट की नई एमएसपी की घोषणा की गई है, जो कि लागत से 67% अधिक है। ये जूट को जब हम पीडीएस में गेहूं या पैडी खरीदते वक्त बैग्स के रूप में जूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने रिजर्वेशन रखी है, उससे इस पूरे जूट की खपत अच्छी तरीके से होती है। किसानों को कोई चिंता नहीं रहती है और जब जब ज़रूरत पड़ती है तो सरकार जूट की प्रोक्योरमेंट करके सुनिश्चित करती है कि किसानों को 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। एक अन्य अहम फैसले के तहत मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2021-24 के तहत उपलब्धियों को मंजूरी दी है। वर्ष 2021-22 में 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स इस मिशन से जोड़े गए हैं। वहीं कोविड के दौरान 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। 1990 के बाद से एमएमआर में 83% की गिरावट आई है, जो वैश्विक गिरावट 45% से अधिक है। 1990 के बाद से 60% की वैश्विक कमी की तुलना में भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की अधिक गिरावट दर्ज की है। टीबी के रोगियों की संख्या वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2023 में 195 हो गई, जबकि इसी अवधि में टीबी से मृत्यु दर 28 से घटकर 22 रह गई है। प्रोग्रेस आज कैबिनेट को दिया गया, जब 2021 में इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया था 2026 तक। इस 5 साल के एक्सटेंशन का आज जो कैबिनेट में रखा गया कि क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं और क्या की आउटकम्स और प्रोग्रेस हुआ है, वो जब आज कैबिनेट को बताया गया तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये 5 साल का एक्सटेंशन 21 से 26 में जो टारगेट्स रखे गए थे वो ऑन ट्रैक हैं और 2024 तक के जो आउटकम्स हैं वो दर्शाते हैं कि आगे आने वाले 2 वर्ष में भी जो अभी बैलेंस रेसिडुअल पीरियड है इस नेशनल हेल्थ मिशन के 5 साल के एक्सटेंशन का, उसमें भी
हम तेजी से काम आगे भी करते रहेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों की संख्या 1,72,000 तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तियों की जांच की है। भारत ने खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान में 97.98% कवरेज हासिल किया है। मलेरिया नियंत्रण प्रयासों से मृत्युदर और मामलों में कमी आई है। कालाजार उन्मूलन लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए कई अहम लक्ष्यों को पूरा किया गया है। यह मिशन सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच लगातार नए नए मुद्दों पर सियासत गर्माती जा रही है। बीते कुछ दिनों में हर दिन कोई न कोई नया मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है। आज पंजाबियों के मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का उफान देखने को मिला। पंजाब की गाड़ियों पर दिए बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया तो मामला पंजाबियों के अपमान तक जा पहुंचा। इस मामले पर प्रवेश वर्मा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। उधर कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कैग रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दिल्ली की चुनावी बाजी, अब मुद्दा बना पंजाबी। आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज, क्या होगा जनता का संदेश? दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज होती जा रही है। हर दिन एक मुद्दे पर सियासी बयानबाजी शुरू हो रही है। बुधवार को मुद्दा बना पंजाबियों का। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पूर्वांचलियों के मुद्दे के बाद पंजाबियों के मुद्दे पर तकरार शुरू हो गई है। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने ये सवाल उठाया था कि पंजाब नंबर की गाड़ियां दिल्ली में बहुत ज्यादा घूमती दिखाई दे रही हैं और 26 जनवरी भी पास है। उनके इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर जुबानी हमला बोला और पंजाबियों के अपमान का आरोप लगाया। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? हालांकि केजरीवाल के आरोपों को प्रवेश वर्मा ने सिरे से खारिज किया और अवमानना का मामला दर्ज करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में केजरीवाल को घेर रही है और पंजाब पुलिस के जवानों पर दिल्ली में प्रचार का शक जता रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। जो 100 करोड़ रुपए आएंगे मैं उसको नई दिल्ली विधानसभा की जनता की के लिए खर्च करूंगा। केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीएजी के रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली सरकार पर हेल्थ से जुड़े मामले में 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रचार का काम भी जोरों पर है। बुधवार को बीजेपी ने जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में नाम से कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। इस गीत में दिल्ली वालों के सामने आने वाले मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे प्रदूषण, गंदा पेयजल, अनुचित कचरा निपटान, सीवेज की समस्या और लैंडफिल का ओवरफ्लो होना। भाजपा ने दिल्ली में डबल इंजन सरकार के नारों पर जोर देते हुए सत्ता में आने पर बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य बीमा का वादा किया है। धीरज और गिरीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटर्स की भागीदारी को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रण में उतर चुकी हैं। जहां भाजपा आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश करती दिख रही है। पिछले 2 बार से खाता खोलने में असफल रही कांग्रेस इस बार सीटों की संख्या बढ़ाने की जुगत में है, लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और अपने स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से वो विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता अभियान चला रखा है। इलेक्शन कमीशन की मंशा भी थी और उन्होंने हमें निर्देश भी दिया कि एक ऐसा माहौल बनना चाहिए दिल्ली में जो वोटर उसको एक उत्सव की तरह मनाए और वोटर खुश होके आए और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप आइए। तो उसके मद्देनज़र हमारे विभिन्न डिस्ट्रिक्टों ने जितने भी उपायुक्त डीसीपी हैं उन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं और अभी आगे भी उठाएंगे। दिल्ली पुलिस विभिन्न जिलों में सेल्फी पॉइंट, नुक्कड़ नाटक और पर्चे बांटकर मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है, इसका पर्पस ही केवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर वोटिंग करें, अपने मताधिकार के अधिकार को समझें और इस जो दिल्ली विधानसभा 2025 का इलेक्शन है इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। जो नए वोटर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटिंग करें, इसके लिए हमने भी लोगों को प्रेरित करने के लिए नुक्कड़ नाटक और जगह जगह पे हमने सेल्फी पॉइंट लगाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैद है। आप भी जिम्मेदार नागरिक बनिए और लोकतंत्र के इस पर्व पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। वहीं इस अभियान का जनता पर काफी असर देखने को मिल रहा है। खासतौर से युवाओं की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जिलों में सेल्फी पॉइंट लगाए, जहां पर अपनी सेल्फी लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिखे। वोट करूंगी पर वोट किसी को बताना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी इस बारी पहली बार ही वोट करने जाऊंगी, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू वोट। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ तो ऑब्वियसली एज अ सिटीजन मेरा हक बनता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना और अच्छी सरकार का चुनाव करना सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है, जिसके लिए मतदाता काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। इलेक्शन होने हैं 5 तारीख को और दिल्ली पुलिस एसोसिएट कर रही है, उनके साथ भागीदारी निभा रही है, क्योंकि ये एक जागरूकता अभियान है। हर एक वोटर्स को बाहर लेकर के आना और वोट कास्ट कराना, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वोटर्स के कंधों पर है, युवा वोटर्स के कंधों पर है कि वो बाहर आएँ और वोट कास्ट करें। कैमरा राहुल चोपड़ा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। 2015 में मोदी सरकार ने देश की बेटियों को बेटों के समान अवसर और अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के 10 साल पूरे होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूली छात्राओं के साथ ही एनसीसी की महिला कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। देखिए हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष सफलतापूर्वक होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने समारोह में आए बच्चों और विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पर बचाओ बेटी पढ़ाओ इस आयाम के माध्यम से नहीं सिर्फ बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को बचाने का ही उद्देश्य रखा, बल्कि जब मैं 10 साल की यात्रा को देखता हूं तो संपूर्णता में महिलाओं को मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है, इस यात्रा से हमको देखने को मिलता है। जब मंगलयान की सफलता हुई तो उस समय जब स्टूडियो का फोटो आया था, तो उस फोटो में आप देखेंगे सारी महिला साइंटिस्ट थी जो प्रथम श्रेणी में बैठी हुई थी। वह भारत की बदलती तस्वीर का एक जीता जागता प्रमाण था।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 साल पूरे होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेस्ट प्रैक्टिस की बुकलेट जारी की एवं मिशन शक्ति पोर्टल का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि समाज को जागरूक करने का संकल्प है। विभिन्न विभागों के कन्वर्जन के साथ एक सामूहिक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से आज जो इसका एक इंडिकेटर था उसमें हम कहीं ना कहीं उसमें हम सफल हो रहे हैं और आगे भी अब हमारी बेटियां हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। समारोह में आए स्कूली बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा था। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कभी गर्ल्स को दी नहीं जाती थी जितना यहाँ पे आके मुझे पता चला कि गर्ल्स के लिए कितना कुछ किया गया है। आजकल लड़कियाँ सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो एयरफोर्स में जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से हमें ये प्रेरणा मिली है कि बेटियाँ आगे जाके अपने सपने भी पूरे कर सकती हैं। सिर्फ घर में काम करने के लिए नहीं है, हम कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स कर सकते हैं। नारी अब पहले अबला थी लेकिन नारी अब सबला हो गई है। नारी हर कुछ कर सकती है, जो एक पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। और मैं यही चाहूँगी कि मैं हमेशा अपने देश का नाम रोशन करूँ, हर ऐसा काम करूँ जिससे मेरे देश का नाम रोशन हो, मेरी फैमिली का नाम रोशन हो। वो सीना चौड़ा करके कहे कि हाँ मेरी बेटी है ये। आज का ये जो उत्सव हुआ, 10 साल पूरे जो हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, आज इस उत्सव ने एक बार फिर भारत के भविष्य के अंदर, इन बेटियों के अंदर वो जोश भर दिया है कि हम जो चाहें वो कर सकती हैं और एक दिन अपने भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में कई रणनीतिक बैठकों में भाग लिया। चर्चाओं में रेलवे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। रेल मंत्री ने स्विस फेडरल रेलवे (SBB) प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों एवं रखरखाव प्रथाओं पर विस्तृत चर्चा की। बातचीत में संभावित साझेदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के सिंट मार्गेथे में स्टेडलर रेल के रेल कोच निर्माण संयंत्र का भी दौरा किया। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा RE क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2024 में देश ने सौर और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों, नीतिगत प्रगति और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे वर्ष 2025 में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए मंच तैयार हो गया। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। 20 जनवरी 2025 तक भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217.62 गीगावाट तक पहुंच गई है। वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ 24.5 गीगावाट सौर क्षमता और 3.4 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी गई, जो 2023 की तुलना में सौर प्रतिष्ठानों में दोगुने से अधिक वृद्धि और पवन प्रतिष्ठानों में 21% की वृद्धि को दर्शाती है। भारत की अक्षय ऊर्जा वृद्धि में सौर ऊर्जा प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में बनी रही, जो कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का 47% है। पिछले साल 18.5 गीगावाट सौर क्षमता की स्थापना हुई, जो 2023 की तुलना में लगभग 2.8 गुना अधिक है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे, जिनका भारत के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में 71% का योगदान रहा। रूफटॉप सोलर सेक्टर में भी 2024 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 4.59 गीगावाट की नई क्षमता स्थापित की गई, जो वर्ष 2023 से 53% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2024 में शुरू की गई PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने इस विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 10 महीनों के भीतर 7 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सुविधा मिली। इसके अतिरिक्त ऑफ ग्रिड सोलर सेगमेंट में 182% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2024 में 1.48 गीगावाट जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के ऊर्जा पहुंच लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है।
भारत ने 2024 में 3.4 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिसमें गुजरात जहां पर 1250 मेगावाट, कर्नाटक 1135 मेगावाट और तमिलनाडु 980 मेगावाट सबसे आगे हैं। इन राज्यों ने नई पवन ऊर्जा क्षमता में 98% की वृद्धि की, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उनके निरंतर बढ़ोतरी को दिखाती है। ये बढ़ोतरी सरकारी प्रोत्साहन, नीतिगत सुधारों और घरेलू सौर और पवन टरबाइन विनिर्माण में बढ़े हुए निवेश के कारण संभव हुआ। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का बुधवार को समापन हो गया। इस बार एक्सपो में कई रिकॉर्ड बने। 17 से 22 जनवरी तक आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया। ये एक्सपो 2 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ था, जिसमें 1500 से ज़्यादा एग्जीबिशन लगाई गई थी। विजिटर की संख्या के लिहाज से ये एक्सपो दुनिया का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो बन गया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की शुरुआत 17 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती है। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 पूरे भारतीय ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम को एक छत के नीचे एकजुट करने वाला ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। एक्सपो में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। यह एक्सपो 2 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ था, जिसमें 15,000 से ज्यादा एग्जीबिशन लगाई गई थी। विजिटर की संख्या के लिहाज से यह एक्सपो दुनिया का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो बन गया है। कंपनीज इसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म देख रही है, जहां पर आके ये अपने कंज्यूमर से B2B कंज्यूमर और B2C दोनों से कनेक्ट कर पाती हैं, अपने प्रोडक्ट को कन्वे कर पाती हैं, एंड दैट्स अ ग्रैंड चेंज एंड सक्सेस दैट वी विल सी। एक्सपो में भारतीय कंपनियों का जलवा बरकरार रहा। यहाँ परंपरागत ईंधन के साथ ही ग्रीन एनर्जी पर खास फोकस रहा। EV, CNG, सोलर और हाइड्रोजन ईंधन की तकनीक और उसके भविष्य को प्रदर्शित किया गया। साथ ही मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के मॉडल को भी प्रदर्शित किया गया, जो कि भारत का भविष्य दिखाती हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भारत की वर्तमान के साथ साथ भविष्य की उजली तस्वीर दिखाई दी, जो कि EV और ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड है। ये दिखाता है कि भारत भविष्य में किस तरीके से ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके न सिर्फ सड़कों पर बल्कि हवाई यात्रा में भी इसका उपयोग हो सकेगा, और ये एयर टैक्सी जो है उसका एक बड़ा उदाहरण है। Future generation, what they are going to experience, it's not there, they are just displaying, they are explaining, and every company has put a step forward to showcase what they are planning. भारत बहुत ही बेहतरीन ब्राइट फ्यूचर पे है और विकसित भारत का सपना सच में पूरा होने ही वाला है। एक्सपो में 90 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, साथ ही 80 से ज्यादा कंपोनेंट प्रोडक्ट लॉन्च हुए और B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स और डील्स भी हुई। इसमें ऑटो शो आ गया, बैटरी शो आ गया, टायर शो आ गया, साइकिल शो आ गया, और अर्बन मोबिलिटी का भी है जो नोएडा में है, ऑटो कंपोनेंट शो है जो यशोभूमि में है, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शो है जो नोएडा में है। तो मोबिलिटी के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी पात्र हैं, सभी हमने कवर की। करीब 6 दिन तक चले इस मोबिलिटी एक्सपो ने दुनिया भर में भारत की एक अलग पहचान स्थापित की है। भारत किस तरीके से एनर्जी से आगे बढ़कर ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है, वो इस एक्सपो पे आसानी से देखा जा सकता था। अब भारत तकनीक के मामले में
विश्व स्तर पर आत्मनिर्भर बन रहा है। साथ ही भारतीय उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान स्थापित कर रहे हैं और वही इस एक्सपो में दिखाई दिया। कैमरामैन मोहित उइके के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं, जहां वो दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया को नए भारत के विजन से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक उद्योग जगत के लीडर्स के साथ अपनी बैठकों में भारतीय रेलवे की परिवर्तनकारी पहलों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ नए भारत के विजन के बारे में भी बताया। रेल मंत्री ने कहा कि हमने 4 नई पीढ़ी की ट्रेनों की शुरुआत की है, जिनमें वंदे भारत चेयर कार, वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड ट्रेन है। इन सभी ट्रेनों का निर्माण, परीक्षण और परिचालन हो चुका है। ये यात्रियों को बिल्कुल नया अनुभव दे रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एकीकृत भारत मंडप बनाने के महत्व पर जोर दिया था, इसलिए इस वर्ष सभी राज्यों को मंडप में दर्शाया गया है और यह हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति, नीति, पारदर्शिता और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्थापित मजबूत नींव को खूबसूरती से दर्शाता है। एआई पर चर्चा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम सभी हितधारकों के साथ एआई के लिए सही नियामक ढांचा बनाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जटिल समस्याओं को हल करने में एआई की क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं। भारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि इस उद्योग के हितधारकों को हमारे सेमीकंडक्टर कार्यक्रम में पूरा विश्वास है। हमारी पहली मेड इन इंडिया चिप इस वर्ष बाजार में आ जाएगी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भाग लेने गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रखने के लिए उत्सुक था। साथ ही ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि वो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं। बैठकों में ये भी साफ हुआ है कि वो संबंधों की नींव पर काम करना चाहेंगे। I think we have a very strong degree of trust today between India and the United States, a very high level of convergence of our interests, and a sense that while we serve our national interests, while we build our bilateral partnership, definitely on regional issues and global issues, there is a lot of good that we can do. So that sense of global good was also very evident conceptually in what we discussed. In terms of the bilateral ties, I think now you do understand this was the first day of the administration, so obviously we had a sort of essentially a broad brush conversation, didn't get too deep into details, but there was, I think, an agreement, a consensus between us that we need to be bolder, we need to be bigger, we need to be more ambitious. जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में रहस्यमय बीमारी की दहशत बरकरार है। बीते 45 दिनों में रहस्यमय बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग अभी भी उसी बीमारी से ग्रसित बताए जा रहे हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए आला अधिकारियों ने कमान संभाल ली है, तो गांव में ही कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं और कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस गांव के आसपास के इलाकों में भी स्वास्थ्य की टीमें स्क्रीनिंग कर रही हैं, तो राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस गांव का दौरा कर चुके हैं। एक रहस्यमय बीमारी से जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बुधाल गांव में दहशत का माहौल है। 45 दिनों में इस बीमारी ने 17 लोगों की जान ले ली है। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं। इस दौरान उसी परिवार में इस रहस्यमय बीमारी के 3 और मामले सामने आए हैं। इन सभी को जीएमसी राजौरी में इलाज के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बुधाल गांव को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 163 के तहत कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित समस्या के प्रसार को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू किए गए हैं। प्रभावित परिवारों के घरों को सील कर दिया गया है। कुशल प्रबंधन के लिए पूरे क्षेत्र को 3 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सभी सार्वजनिक और निजी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नामित अधिकारियों और कर्मचारियों को कैंटोनमेंट जोन के भीतर परिवारों को दिए जाने वाले भोजन की तैयारी और वितरण की निगरानी का काम सौंपा गया है।
प्रशासन ने निवासियों को आश्वस्त किया है कि जैसे जैसे स्थिति बदलती है वैसे वैसे आगे की जानकारी और अपडेट दिए जाएंगे। राजौरी जिले के कोटरंका उपमंडल के बुधाल गांव में 8 दिसंबर 2024 से अब तक 11 बच्चे समेत स्थानीय लोगों की मौत हो चुकी है। आखिरी मौत 17 जनवरी को हुई थी। देश की विभिन्न प्रमुख प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए गए नमूनों में वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि मृतकों से लिए गए नमूनों में कुछ विषाक्त पदार्थ पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मौत के वास्तविक कारण का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों की मौत पर दुख जताया। स्वास्थ्य विभाग ने बुधाल और आसपास के गांव में निवासियों सहित 3500 स्थानीय लोगों की स्क्रीनिंग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर गठित एक अंतर मंत्रालय टीम वर्तमान में रहस्यमय बीमारी के सटीक कारण को बताने के लिए गांव में मौजूद है। इस बीच टीम ने एक स्थानीय बावली में कीटनाशकों का स्तर अधिक होने के कारण उसे बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद शामली में अपराधियों के साथ साहसिक मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए यूपी एसटीएफ के निरीक्षक सुनील कुमार को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और गृह जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद सुनील कुमार के नाम पर करने का भी ऐलान किया। शामली एनकाउंटर में सुनील कुमार के पेट में 3 गोलियां लगी थीं। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली संगठन कमजोर होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पिछले 72 घंटे से लगातार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था। पिछले 72 घंटे में 16 नक्सलियों के शव मिले हैं। अभी भी ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों के दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। चैन पुलिंग की वजह से यह हादसा हुआ है। जलगांव के परांडा स्टेशन से थोड़ी दूरी पर यह घटना हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और घायलों का पूरा खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और सभी घायलों के समुचित इलाज हेतु निर्देश दिए। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रयागराज, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए कई उपहारों की घोषणा की गई। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक के आयोजन को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। त्रिवेणी तट पर त्रिवेणी संकुल में जब पूर्ण कैबिनेट की योगी सरकार की बैठक हुई तो प्रयागराज, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए उपहारों की झड़ी लगाई गई। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर जी हैं। कैसे इन निर्णयों को देखते हैं, कितने युगांतकारी, कितने दूरगामी प्रभाव डालने वाले, तब जबकि बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक एक नई जीवन रेखा देने की बात कही गई। ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। सदियों बाद ऐसा दिन आता है कि महाकुंभ 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ हो रहा है और यहाँ पर माननीय जोगी जी के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया। डिफेंस कॉरिडोर में 4 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई। 3 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय हुआ और बच्चों को टैबलेट देने का भी निर्णय हुआ कि चरणबद्ध तरीकों से सभी बच्चों को टैबलेट मिले।
किसानों के लिए बड़ा निर्णय हुआ कि उनको जो पुराने दर पर उनको भुगतान होता था मुआवजा का, वो वर्तमान दर पर किया जाएगा। ऐसे 3 हमारे जो ज़िले हैं प्रयाग, काशी और आगरा, वहाँ पर अलग से बॉन्ड जारी करने की बात हुई है। तो बहुत सारे निर्णय आज जो है कैबिनेट के माध्यम से हुआ। और सबसे बड़ी बात, हम सब इकट्ठे पूरे सभी मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज कुंभ में हम सब स्नान किए। ये हम सब के लिए जीवन का अस्मरणीय है, अद्भुत है, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। महाकुंभ नगर में त्रिवेणी तट पर जब समूचा योगी मंत्रिमंडल बैठा तो प्रयागराज को विकास परियोजनाओं का उपहार दिया गया। युवाओं की अपेक्षाओं के अनुसार रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाले निर्णय लिए गए और साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की गई। अर्थ साफ है, किस महोत्सव में दुनिया ये देखे कि भारत कैसे अपने विकास और विरासत को साथ साथ लेकर चल रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज को लेकर विकास योजनाओं की मंजूरी पर प्रयागराज के स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विकास योजनाओं से प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इससे प्रयागराज की गरिमा तो बढ़ेगी ही, प्रयागराज का गौरव तो बढ़ेगा ही, यहाँ का पूरे उत्तर प्रदेश का समग्र विकास होगा। और प्रयागराज जो तीर्थों का राजा कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा संदेश देगा। इससे बहुत ही अच्छा एक वातावरण बनेगा। यहाँ के सारे लोग बाहर से विदेशी सैलानी और पूरे देश और दुनिया से लोग आएंगे, जिससे एक पर्यटन का हब भी तैयार होगा। लोग आएंगे, हमारे प्रदेश की प्रशंसा करेंगे, हमारे देश की प्रशंसा करेंगे और इससे जो है व्यापारिक गतिविधियों में भी बहुत तेजी आएगी। श्री धाम अयोध्या में भगवान श्री रामलला विराजमान की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा साल 2024 में 22 जनवरी को की गई थी, जब कुर्म द्वादशी की तिथि थी। इस साल 2025 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी कुर्म द्वादशी तिथि को 11 जनवरी के दिन प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया गया। पीएम मोदी ने मन की बात में इस आयोजन को देश की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का आयोजन बताया। देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। 22 जनवरी साल 2024 ये पावन दिन श्री अयोध्या धाम में सनातन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा का दिन था। इसी दिन पौष शुक्ल द्वादशी तिथि को श्री राघव का अर्चावतार हुआ। 5 वर्ष के श्री रामलला हुए अपने नव्य प्रांगण में विराजमान। सदियों से पूजे जा रहे श्री रामलला चारों भाइयों सहित स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। देश और दुनिया ने देखी थी एक उल्लसित अयोध्या, एक नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या। इस प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों की तपस्या से पीएम मोदी ने खुद को किया तैयार और पीएम मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्री रामलला की षोडशोपचार पूजा अर्चना की थी। लेकिन साल 2025 में कूर्म द्वादशी का पूर्व 11 जनवरी को आ गया, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया। हमारे यहाँ जो पर्व मनाए जाते हैं वो हमारे भारतीय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। क्योंकि उस समय 22 जनवरी और द्वादशी तिथि रही, तो 22 जनवरी को सोचते रहे लोग कि 22 जनवरी को होना चाहिए वर्ष में, लेकिन चूँकि तिथि पड़ रही है द्वादशी 11 को ही। 22 जनवरी बुधवार से इस स्मृति में महाकुंभ के सेक्टर 9 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री गोविंद देवगिरी ने भागवत कथामृत का प्रारंभ किया। हम तीर्थराज प्रयाग की इस अत्यंत पावन स्थली में महाकुंभ के पावन पर्व पर अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला के अपने मूल स्थान पर विराजमान होने के प्रथम वर्धापन दिन के सुमुहूर्त पर और परम वत्सल परम कारुणिक पूज्य महाराज जी की छत्र छाया में विश्व के सर्वोच्च ग्रंथ का चिंतन आरंभ कर रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था।
जगह जगह पर भगवान श्री राम के कथा और भजन पूरी अयोध्या में मानो आनंद की बारिश कर रहे थे। इसी अवसर पर भगवान श्री राम के गर्भगृह में उनकी विशेष राज सेवा की गई। 11 जनवरी को शुरू हुए प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन पर्व पर लाखों लोगों की भीड़ ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। यह प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम 11 जनवरी से 13 जनवरी यानी 3 दिनों तक चला। इस भव्य आयोजन का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के एपिसोड में भी किया। हमने पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस साल पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को पड़ी थी। इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा की ये द्वादशी भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा की द्वादशी है। इसलिए पौष शुक्ल द्वादशी का ये दिन एक तरह से प्रतिष्ठा द्वादशी का दिन भी बन गया है। राम की नगरी अयोध्या भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार की गई थी। श्री अयोध्या धाम के मुख्य स्थान श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी श्री कनक भवन के साथ साथ यहाँ के 148 तीर्थ के पुनरुद्धार का भी कार्य लगातार चल रहा है। अयोध्या वासियों को प्रतिवर्ष दीपावली और रामनवमी के साथ साथ प्रतिष्ठा द्वादशी पर्व की प्रतीक्षा होगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल करीब 57 दिन से आमरण अनशन पर हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुत सारे सकारात्मक बदलाव हुए हैं। 14 फरवरी को वार्ता होनी है और उसके मद्देनज़र डल्लेवाल और अन्य लोगों ने इलाज के लिए सहमति दे दी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि कई सकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं। भारत सरकार ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं से मुलाकात की है। दोनों पक्ष 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत करने और मामले को निपटाने पर सहमत हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार उड़ान भरेगा। 15 पायलटों और नाविकों के दल ने 4 डॉर्नियर विमानों के साथ कड़ी ट्रेनिंग की है। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय तटरक्षक पहली बार फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और 4 डॉर्नियर जहाज उड़ाएंगे। मेरे साथ है डीआईजी कमल भारद्वाज जो अपने कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं। 4 जहाज ये लेकर आए हैं। डीआईजी भारद्वाज, पहली बार आप उड़ाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? रिपब्लिक डे पे आप फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। एक डिफेंस पायलट के लिए ये सबसे बड़ा स्टेज है अपना स्किल्स दिखाने के लिए। तो इस गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट के लिए कोस्ट गार्ड पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दूसरी उपलब्धि है कोस्ट गार्ड के लिए भी और एविएशन डिपार्टमेंट और हम सभी के लिए भी। आपने कितनी ट्रेनिंग की है, क्योंकि फ्लाई पास्ट में पूरा सीक्वेंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, और किस किस के साथ आपने ट्रेनिंग की है या आपने अपनी ट्रेनिंग अलग की है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिफेंस पायलट के लिए सबसे बड़ा स्टेज है, तो ऑब्वियसली इसके लिए तैयारी भी अच्छी चाहिए और प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो यहाँ आने से पहले ये पूरी टीम दमन में मिली थी। हमने एक हफ्ते वहाँ पे फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करी है और यहाँ आने के बाद भी, दिल्ली में आने के बाद भी अब तक हम 4 प्रैक्टिस कर चुके हैं फ्लाई पास्ट की, और अभी 26 जनवरी से पहले एक और प्रैक्टिस बाकी है। जब आप फ्लाई पास्ट की बात करते हैं तो क्या सीक्वेंस रहेगा? अगर हम कोस्ट गार्ड की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के साथ किस तरह से आप सीक्वेंस में चलेंगे? तो जो फ्लाई पास्ट यहाँ पे होता है वो 2 ब्लॉक में होता है। पहले ब्लॉक में जनरली सारे हेलीकॉप्टर भाग लेते हैं जो कि मार्चिंग कंटिजेंट के ऊपर से फ्लाई करते हैं। ब्लॉक 2 में जनरली सारे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोस्ट गार्ड का जो डॉर्नियर का कंटिजेंट है, फॉर्मेशन फ्लाई पास्ट है, वो ब्लॉक 2 में सेकंड नंबर पे आएगा। टोटल 9 फॉर्मेशन आएंगी सेकंड ब्लॉक में, उसमें कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन सेकंड नंबर पे आएगा। हमसे पहले एक एयरफोर्स का फॉर्मेशन है और हमारे बाद में और 7 फॉर्मेशन है एयरफोर्स के। तो आपने सुना, ये सब लोग पूरी तरह से तैयार है और इनका पूरा क्रू जो 15 मेंबर्स है उन्होंने जबरदस्त तैयारी की है ताकि सब कुछ परफेक्ट जाए और रिपब्लिक डे पर भारतीय तटरक्षक अपनी एक नई छाप छोड़ सके।
कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकलने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार महाकुंभ पर आधारित होगी। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रदर्शित करेगी। ये झांकी प्रयागराज में पवित्र गंगा, अविरल यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर हो रहे महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को दर्शाएगी, जो पृथ्वी पर मानवता का सबसे बड़ा समागम है। 2025 का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन महाकुंभ आध्यात्म, धरोहर, विकास और डिजिटल प्रगति का संगम है। इस झांकी के केंद्र में भी इसे दर्शाया गया है। झांकी के अगले हिस्से में अमृत कलश की प्रतिकृति दर्शाई गई है, जिससे अमृत धारा प्रभावित हो रही है। साथ ही शंखनाद, आचमन और साधना करते साधु संत और संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालु महाकुंभ की आध्यात्मिक ऊर्जा को जीवंत कर रहे हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में हो रहे अभूतपूर्व आयोजन का दीदार देश विदेश से आए आगंतुक भी करेंगे। इस बार 76वें गणतंत्र दिवस पर 15 राज्यों और 10 सरकारी महकमों की झांकियां कर्तव्य पथ पर लोगों को रोमांचित करेंगी। इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और भारतीय मौसम विभाग की झांकियां पहली बार नजर आएंगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आसानी से दैनिक आय अर्जित करने के लिए एक निवेश मंच का प्रचार कर रही हैं। पीआईबी फैक्ट चेक में इस वीडियो को गलत और भ्रामक पाया गया है। ये पूरी तरह से फेक वीडियो है। निवेश मंचों और उत्पादों का प्रचार करने वाले ऐसे वीडियो से लोगों को बचना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच को भारत ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड से मिले 133 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 12 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने 34 गेंदों पर 79 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं संजू सैमसन ने 26, तिलक वर्मा ने 19 और हार्दिक पांड्या ने 3 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए कप्तान जोस बटलर ने अर्धशतक जड़ा और 44 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 68 रन बनाए। इंग्लैंड के सिर्फ 3 ही बल्लेबाज दहाई अंक तक पहुंच सके और बटलर के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर सका। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट चटकाए। वहीं अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इस साल 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में होने वाले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के 5वें संस्करण के पहले चरण की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2020 में खेलों की शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार है कि लद्दाख कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। मनमोहक दृश्यों और कपकपाती सर्दियों के लिए जाने जाने वाला लद्दाख खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। इस वर्ष खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 23 से 27 फरवरी तक होगा, जिसमें आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिताएं मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले तो ये हमारे लद्दाख में हो रहा है और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किया है पूरे साल, ताकि वो आइस पे हो या ड्राई लैंड हो। तो लास्ट टाइम हमने लद्दाख के लिए आइस इवेंट में हमारे टीम ने 13 मेडल्स लाए थे। तो इस बार भी हम ट्राई करेंगे कि पिछले साल का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मौजूदा संस्करण में कुल 430 एथलीट बर्फ की सफेद चादर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिताएं एनडी स्टेडियम, गुपुक झील और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रिंक में आयोजित किए जाएंगे। हम इस समय गोपुक लेक में हैं, लेह में, और यहाँ पर स्पीड स्केटिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में। और आप देख सकते हैं कि ये गर्मियों में मतलब समर्स में ये एक लेक है। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा यहाँ का।
ये गर्मियों में ये लेक है और ये विंटर्स में एक स्पीड स्केटिंग वेन्यू बन जाता है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के जो यहाँ कॉम्पिटिशन्स है, जो लास्ट ट्रैक कॉम्पिटिशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो लास्ट ट्रैक जो कॉम्पिटिशन है, एक शॉर्ट ट्रैक है, एक लास्ट ट्रैक है। तो लास्ट ट्रैक जो कॉम्पिटिशन्स होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में, वो यहाँ गोपुक लेक में खेले जाएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर लद्दाख के स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है, जो इन खेलों के साथ साथ लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को सामने रखने में अहम भूमिका अदा करते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, फिर भी हम सारे रिंग में पहुँच जाते हैं, यहाँ पे गुपुक में पहुँच जाते हैं। अभी तो आपने देखा है कि खेलो इंडिया की वजह से यहाँ पे लोकल्स नहीं आ पा रहे, उन्होंने बंद कर दिए। पर अभी कुछ दिन पहले तक ये पूरा भरा पड़ा होता था। तो इतने एक्साइटेड लोग होते हैं कि समर्स से ज़्यादा, ऑटम से ज़्यादा विंटर के लिए लोग। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इस 5 दिवसीय मंच पर देश के युवा खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का मौका तो मिलेगा ही, वहीं यह मंच भारत को खेल महाशक्ति बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्देश्य युवा भागीदारी को बढ़ावा देना, ग्रासरूट लेवल पर प्रतिभा को पहचानना और विंटर स्पोर्ट्स में खेलों के मानचित्र पर भारतीय खिलाड़ियों को लाना है। ये लगातार दूसरा साल है जब यूटी लद्दाख खेलों को आयोजित कर रहा है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, लेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुए रेल हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे ट्रैक पर हुए दुखद हादसे से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। वसंत के त्योहार पर पाकिस्तान के कई शहरों में पतंगबाजी लोकप्रिय है, लेकिन पाकिस्तान में अब पतंगबाजी सहित एक पहिए पर बाइक चलाने और हवाई फायरिंग को गैर इस्लामी करार दे दिया गया है। इस संबंध में पुलिस विभाग से मशवरे के बाद फतवा भी जारी कर दिया गया है। अब पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल की कैद और 20 लाख पाकिस्तानी रुपये तक जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए दुनिया भर में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। आपको भले ही सुनने और पढ़ने में ये अजीब लगे, लेकिन पाकिस्तान में पतंग उड़ाने, बाइक को एक पहिए पर चलाने पर और हवाई फायरिंग को गैर इस्लामी करार दिया गया है। बता दें कि वसंत त्योहार पर पतंगबाजी पाकिस्तान के कई शहरों में एक लोकप्रिय परंपरा रही है। लोग इस त्योहार को पतंग उड़ाकर मनाते हैं। लाहौर के दारुल इफ्ता जामिया नईमिया की ओर से पुलिस विभाग से मशवरे के बाद इस संबंध में फतवा भी जारी कर दिया गया है। फतवे में कुरान की आयतों और हदीस का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये तीनों चीजें करना अपराध है और इस्लाम के अनुसार भी ये हराम है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब सूबे की विधायिका ने भी पतंग उड़ाने पर स्थायी रोक लगाने के लिए एक नया कानून पारित किया है। इस कानून के तहत पतंगबाजी करने वालों और पतंग बनाने के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक पतंगबाजी के कारण होने वाले हादसों के मद्देनजर ये बैन लगाया गया है। नए कानून के अनुसार पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल की कैद और 20 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना हो सकता है। पतंग और मांझे के निर्माताओं के लिए ये सजा और भी कड़ी है, जिसमें 7 साल तक कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। संशोधित कानून में पतंग उड़ाते पकड़े गए नाबालिगों के लिए विशेष दंड का भी प्रावधान किया गया है। पहली बार अपराध करने पर उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार अपराध करने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार अपराध करने पर किशोर न्याय प्रणाली अधिनियम 2018 के तहत सजा दी जाएगी, जिसमें कारावास भी शामिल है। वहीं अब इस कानून के जरिए प्रतिबंध का दायरा लाहौर से बढ़ाकर अन्य शहरों तक किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने जब ये फैसला लिया, उसके कुछ दिन बाद ही पंजाब में बसंत उत्सव होना है। ऐसे में सरकार पर यह इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि यह फैसला हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करता है और उनके प्रति भेदभावपूर्ण दिखता है। हालांकि सरकार इस फैसले का बचाव करती दिख रही है और इसको लागू करने के पीछे पतंग उड़ाने के दौरान मांझों से होने वाले हादसों पर रोक लगाने को उचित ठहरा रही है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।